हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का उड़ान एग्जाम एंड मोटिवेशन में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेंगे एमपीपीएससी व्यापम की जितनी भी एग्जाम्स होती है जिसमें एमपी जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। स्पेशली एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 जो अगले साल होने वाली है, उसके लिए भी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। तो हम जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है मध्य प्रदेश की नदियां। तो आप जानते हैं कि हमने जो उत्तर की तरफ मध्य प्रदेश का जो उत्तर वाला भाग है, वहां जो भी नदियां बहती है उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मतलब नर्मदा नदी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप जैसा कि जानते हैं कि ये वाला जो भाग है ये सतपुड़ा रेंज है, और ये वाला जो पूर्वी है, सतपुड़ा का जो पूर्वी वाला भाग है वो क्या है, मेकल रेंज है। तो मेकल रेंज से क्या निकलती है, हमारी 3 नदियां निकलती है। एक तो सोन नदी, आप देखेंगे कि ये मेकल से एक सोन नदी इस तरीके से बहती हुई जाती है और बिहार में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। उसके बाद आप देखेंगे यहीं पर आपको जोहिला नदी भी देखने को मिलेगी। और उसके बाद आप देखेंगे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी, नर्मदा नदी। तो आप देखेंगे कि नर्मदा नदी जो है वो इस तरीके से निकलती है, कहां से, अमरकंटक से, और कौन से जिले में, अनूपपुर में। और मंडला आकर वो कुछ इस तरीके से आकृति बनाती है। ठीक है, आप देखेंगे आपको यहाँ पर मंडला देखने को मिलेगा। इस तरीके से यहाँ से बहती हुई पश्चिम से, मतलब अमरकंटक अनूपपुर से निकल रही है, पश्चिम की ओर बहेगी, उसके बाद दक्षिण में मुड़ेगी, दक्षिण में मुड़ के वापस उत्तर की ओर मुड़ेगी, और उत्तर की ओर मुड़ के वापस पश्चिम की तरफ जाएगी। और इस तरीके से बहती हुई कहाँ चला जाएगी, गुजरात, और गुजरात के बाद खंबात की खाड़ी में अरब सागर में जाकर मिल जाएगी। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से क्या है, इसका प्रवाह क्षेत्र है, इस तरीके से निकल रही है नर्मदा नदी। ठीक है, तो ये आप देखेंगे इस तरीके से नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर मंडला मिलेगा, अमरकंटक से तो क्या हो रही है, निकल रही है। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे, डायग्राम आपको जरूर बनाना है, सामने मैप रखना है। तो आप देखेंगे ये जो क्षेत्र है वो क्या है, तो आप लिखेंगे अनूपपुर। अनूपपुर कहां पर, अमरकंटक, अमरकंटक। उसके अलावा अगर और डिटेल में आपको देखना है तो आप देखेंगे कि ये मेकल श्रेणी कहां से, यहाँ पर आपको मेकल श्रेणी देखने को मिलेगी। तो और डिटेल में हम क्या लिख लेंगे कि मेकल श्रेणी से क्या हो रही है, इसका उद्गम हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये क्या करेगी, इस तरीके से निकलेगी, प्रवाहित होगी। यहाँ पर आप अमरकंटक अनूपपुर देखेंगे, अनूपपुर से ये जाएगी मंडला, मंडला के बाद इधर जबलपुर, जबलपुर के बाद ये आगे बढ़ेगी होशंगाबाद, रायसेन को थोड़ा टच करेगी, देवास को थोड़ा टच करेगी। इधर आप देखेंगे कि होशंगाबाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इधर जबलपुर। ठीक है, उसके बाद इधर खंडवा, खरगोन। ठीक है, जो बड़वा है खरगोन का वो नर्मदा के किनारे स्थित है। इसके बाद इधर आप आएंगे बड़वानी, अलीराजपुर, ऐसे होते हुए गुजरात राज्य जाएगी, और गुजरात के बाद ये क्या करेगी, खंबात की खाड़ी अरब सागर में समाहित हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये नर्मदा नदी है हमारी, कौन सी नदी, नर्मदा नदी। तो इसको हमको पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो आप सबसे पहले इसकी जो हेडिंग डालेंगे कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो उद्गम में लिखेंगे आप कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक अनूपपुर से। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी लंबाई आप उद्गम देख लें, हेडिंग डालेंगे नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी का उद्गम आप देखेंगे कि उद्गम कहाँ से होता है, तो उद्गम में आप लिखेंगे कि नर्मदा नदी का जो उद्गम है कहाँ से होता है, अमरकंटक अनूपपुर। ठीक है, कहां से होता है, अमरकंटक, अमरकंटक कौन सा जिला, अनूपपुर जिला। और इसके अलावा और डिटेल में अगर हम देखेंगे तो सतपुड़ा के पूर्वी भाग से। तो आप लिख लें कि सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी भाग क्या कहलाता है सतपुड़ा का, तो आप देखेंगे मेकल श्रेणी। तो मेकल श्रेणी से क्या होता है, इसका उद्गम होता है, किसका, नर्मदा नदी का। हम देखेंगे इसकी लंबाई, मध्य प्रदेश की ये सबसे लंबी नदी है। तो आप देखेंगे इसकी लंबाई भी सभी नदियों में ज्यादा होगी। तो आप इसकी लंबाई लिखेंगे, तो इसकी लंबाई हम देखेंगे, इसकी लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर। कितनी है, 1312 किलोमीटर। ठीक है, याद करने के लिए 1312 याद रख ले आप कि 1312 किलोमीटर क्या है, इसकी लंबाई है। अगर हम इसकी मध्य प्रदेश कुल लंबाई है, इसकी क्या है, कुल लंबाई है। ठीक है, कुल लंबाई इसकी कितनी है, 1312 किलोमीटर। लेकिन अगर हम देखिए सबसे ज्यादा तो इसका प्रवाह क्षेत्र है, मतलब लंबाई जो है वो मध्य प्रदेश में ही है, लेकिन गुजरात में भी थोड़ा प्रवाहित होती है। तो मध्य प्रदेश में कितनी प्रवाहित हो रही है, कितने किलोमीटर, तो लिख लेंगे आप कि मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है इसकी, कितना बहती है ये, कितने किलोमीटर, तो मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है इसकी, तो 1077 मतलब 1077 किलोमीटर क्या करती है मध्य प्रदेश में बहती है। ठीक है, ये लिख लेंगे आप। अगर ऐसा मतलब फैक्ट तो कुछ भी बन सकता है, आप देखेंगे जो भी छोटी एग्जाम्स होती है उसमें तो डीप मतलब अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जैसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है डीपली की बताइए नर्मदा नदी का उद्गम किस पर्वत से हुआ है, तो सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत के भी कौन से भाग से हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे पूर्वी भाग से हुआ, पूर्वी भाग मेकल श्रेणी से हुआ है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कितना बहती है ये 1077 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद इसके अन्य नाम आप लिखेंगे कि इसे क्या क्या कहा जाता है, अन्य नाम, इसके पुराणों और इसमें अन्य नाम भी मिलते हैं। ठीक है, तो अन्य नाम लिखेंगे इसके कि क्या क्या है इसके अन्य नाम, तो अन्य नाम मेकल पर्वत से निकल रही है इसलिए इसे मेकल सूता कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, मेकल सूता कहा जाता है, नर्मदा तो इसे कहते ही है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसे तालमी ने क्या कहा था, नामोदोस। ठीक है, इसके बाद इसका नाम और क्या क्या है, इसे रेवा भी कहा जाता है, रेवा के बाद इसे शंकरी भी कहा जाता है और इसके बाद इसे सोमो देवी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके अन्य नाम है। ठीक है, नर्मदा नदी के अन्य नाम है मेकल सूता। तो आप मेकल सूता याद रखेंगे कि मेकल श्रेणी से इसका उद्गम हो रहा है तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मेकल सूता। उसके बाद आप देखेंगे टालमी ने इसे नामोडोस कहा है। ठीक है, नामोडोस कहा है टॉलमी ने। उसके बाद आप देखेंगे इसे रेवा भी कहा जाता है, नर्मदा नदी को ही रेवा नाम भी कहा जाता है, शंकरी नदी भी कहा जाता है और सोमो देवी भी कहा जाता है। नर्मदा नदी को देखेंगे कि मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी, या आप देखेंगे कि इसका जो है पौराणिक महत्व भी है। ठीक है, इसके बाद आप देख लेंगे इसकी लंबाई हमने लिख ली है। अब इसका अपवाह क्षेत्र देख लेंगे आप कि कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है, तो अपवाह क्षेत्र लिखेंगे आप। तो अपवाह क्षेत्र में देखेंगे कि सबसे ज्यादा तो ये मध्य प्रदेश में ही प्रवाहित हो रही है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ प्रवाहित हो रही है, मध्य प्रदेश में, तो लिखेंगे मध्य प्रदेश। ठीक है, लिखेंगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। उसके बाद कौन से राज्य में जाती है, आप यहाँ देखेंगे बड़वानी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, बड़वानी अलीराजपुर। तो बड़वानी अलीराजपुर के बाद ये कहाँ आती है, हल्का सा महाराष्ट्र का कुछ प्रतिशत भाग, 2% के लगभग कहाँ बहती है ये, महाराष्ट्र में। और फिर महाराष्ट्र के बाद कहाँ जाती है, गुजरात में। तो महाराष्ट्र में कुछ थोड़ी सी महाराष्ट्र में और उसके बाद कहाँ पर, गुजरात में, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो आप देखेंगे कि लगभग 89%, कितना 89%, 89.8% जो है वो एमपी में प्रवाहित होगी और महाराष्ट्र में सबसे कम 2.7%। और आप देखेंगे गुजरात में कितना प्रवाहित हो रही है ये, तो आप देखेंगे 8.5% जो है, 8.5% जो है कहाँ, गुजरात में। तो 3 राज्यों में इसका प्रवाह क्षेत्र है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ प्रवाहित हो रही है, तो ये सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में प्रवाहित हो रही है 89.8%। उसके बाद आप देखेंगे महाराष्ट्र में 2.7% और फिर गुजरात में 8.5%। ठीक है, तो नर्मदा नदी के बारे में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि नर्मदा नदी जो है उसका उद्गम कहाँ से हुआ है, अमरकंटक, अनूपपुर मतलब सतपुड़ा का जो पूर्वी भाग है मेकल श्रेणी, वहां से क्या हुआ है, नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 1312 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। ठीक है, 1312 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है, टोटल लंबाई। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में इसकी कितनी लंबाई है, तो हम देखेंगे 1077 किलोमीटर क्या है इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई है। उसके बाद हम देखेंगे इसके अन्य नाम क्या क्या है, तो मेकल श्रेणी से निकल रही है इसे मेकल सूता कहा जाता है। ठीक है, मेकल श्रेणी से निकल रही है इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मेकल सूता कहा जाता है। उसके बाद आप देखेंगे इसे टालमी ने नामोदोस कहा है, उसके बाद इसे रेवा भी कहा जाता है, शंकरी भी कहा जाता है और सोमो देवी भी कहा जाता है। अगर हम इसके अपवाह क्षेत्र की बात करें कि इसका अपवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो 3 राज्यों में इसका अपवाह क्षेत्र मिलेगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। सबसे ज्यादा कहाँ प्रवाहित हो रही है, मध्य प्रदेश में, उसके बाद गुजरात में और सबसे कम कहाँ पर, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें क्या करनी है, अच्छे से पढ़ते चलना है। अब इसके आगे की और जानकारी हम लिखते हैं कि इसका समापन कहाँ होता है, फिर इसकी सहायक नदियां कौन कौन से जिलों से प्रवाहित होती है। एक आप यहाँ अपवाह क्षेत्र में ही इसका अपवाह क्षेत्रफल लिख लेंगे, इसका अपवाह क्षेत्रफल आप लिख लेंगे। चलो मैं आगे लिखवा देती हूँ आपको
कि इसका अफवाह क्षेत्रफल कितना है। तो अब हम देखेंगे कि नर्मदा नदी का अफवाह क्षेत्र कितना है या अफवाह तंत्र, ठीक है। तो अफवाह तंत्र क्या होता है कि आप देखेंगे कोई भी एक सहायक नदी है, मतलब एक नदी है बड़ी, तो नर्मदा नदी बड़ी नदी है, इसमें क्या कर रही है, बहुत सारी सहायक नदियां लगभग 41 के लगभग क्या करती है, सहायक नदियां इसमें आकर मिलती है। तो जो भी नदी है और उसकी जो सहायक नदियां है वो मिलकर जो पूरा क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, अफवाह क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ पर तवा नदी मिल रही है, यहाँ रायसेन से निकल के बारना नदी मिल रही है, ठीक है। तो ये सब छोटी नदियां इसमें मिल रही है, आके हथिनी नदी, शंकर नदी, दूधी नदी। तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा, इसका अफवाह क्षेत्र कहलाएगा। तो ये कितने किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, तो आप देखेंगे 93,180 वर्ग किलोमीटर क्या है, इसका अफवाह क्षेत्र है। तो आप लिख लेंगे पॉइंट बना के इसका अफवाह क्षेत्र कितना है, 93,180 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे, सब हेडिंग डालेंगे इसमें कि इसका जो समापन है, सॉरी, इसकी जो सहायक नदियां है वो कौन कौन सी है। तो लिखेंगे सहायक नदियां, मोस्ट इंपोर्टेंट होती है सहायक नदियां, सहायक नदियों से तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो सहायक नदियां कौन कौन सी है, इसकी सहायक नदियां, तो आप लिख लेंगे, एक तो इसमें दाएं तरफ से आके सहायक नदियां मिलती है और बाएं तरफ से, ठीक है। तो सहायक नदियों में आप लिखेंगे कि दाएं तरफ से कौन कौन सी नदियां आके मिल रही है और बाएं तरफ से कौन कौन सी नदियां आकर मिल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम दाएं तरफ वाली लिख लेंगे, उसके बाद बाएं तरफ। अब दाया और बाया हमको कैसे देखना है, आप देखेंगे नर्मदा नदी पूर्व से निकल रही है, ठीक है। इस तरीके से हम देखेंगे कि नर्मदा नदी इस तरीके से यहाँ से निकल रही है, इस तरीके से, ठीक है। नर्मदा नदी इस तरीके से प्रवाहित हो रही है। तो आप देखेंगे कि हमारा दाया जो इधर वाला है क्षेत्र है वो क्या है, दाया, और इधर जो है नदी के वो क्या है, दाया। तो आप देखेंगे जो नीचे से नदियां मिलेगी इसमें, ठीक है, जैसे कि ये जो नीचे से नदियां मिलेगी वो कौन सी तरफ की नदियां होगी, बाएं तरफ की नदियां। समझ में आ रहा, इस तरीके से। तो ये जो इधर से नदियां निकलेगी नीचे से वो क्या होगी, बाएं तरफ की नदियां, और जो ऊपर से नदियां आकर मिल रही है वो कौन सी नदियां होगी, बाई ओर से मिलने वाली नदियां, ठीक है। समझ में आ गया। तो हम लिख लेंगे सबसे पहले कि दाई ओर मतलब ऊपर से कौन कौन सी नदियां इसमें आकर मिल रही है। तो आप लिखेंगे इसमें हिरण, हिरण, तंदोली, ठीक है। कौन कौन सी नदियां मिल रही है, हिरण, तंदोली, बारना, हिरण, उसके बाद आप देखेंगे तंदोली, ये नदियों के नाम है, छोटी छोटी नदियां हैं। उसके बाद आप देखेंगे बारना नदी, ये रायसेन से आकर मिलती है, ठीक है। उसके बाद शेर, ठीक है, हिरण नदी, शेर नदी, मान नदी, हथनी नदी, सॉरी शेर नदी नीचे से आकर मिलेगी। मान नदी आप देखेंगे यहाँ पर आपको धार वाले क्षेत्र में मिलेगी, मान नदी। उसके बाद आप देखेंगे हथनी नदी, ठीक है। तो हिरण, तंदौली, बारना, मान और हथनी नदी ये क्या होगी, इसमें ऊपर से आकर मिलेगी। इसके बाद जामनेर नदी भी लिख लेंगे और चंद्रकेसर नदी। कौन कौन सी, जामनेर और चंद्रकेसर। ऐसी तो बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं जो इसमें आकर मिलेगी, लेकिन जो मेन मेन नदियां थी वो हमने क्या कर ली है, लिख ली है, नोट कर ली है। तो आप देखेंगे हिरण आपको मिलेगी ऊपर से आके, उसके बाद तंदुली मिलेगी, बारना मिलेगी, मान नदी आप देखेंगे धार वाले क्षेत्र से, हथनी नदी भी इधर ही आपको मिलेगी अलीराजपुर तरफ, फिर उसके बाद जामनेर नदी और चंद्रकेसर नदी। उसके बाद आप देखेंगे बाएं तरफ से कौन कौन सी नदियां, मतलब नीचे से कौन कौन सी नदियां मिल रही है। तो बाएं तरफ से नदियों में जो मिल रही है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तो क्या है, हमारी तवा नदी, जो आपको होशंगाबाद में मिलेगी, ठीक है। होशंगाबाद से निकलती है, यहाँ पचमढ़ी के पास इधर ही, यहाँ होशंगाबाद में क्या करेगी, इसमें ही मिल जाएगी नर्मदा नदी में। तवा नदी जो है इसकी सहायक नदी है, किसकी, नर्मदा नदी की। तो आप लिख लेंगे तवा नदी। किचन में जो भी है हमारा दूधी, शक्कर, ठीक है। उसके बाद बंजर नदी, ठीक है, तवा नदी, फिर छोटी तवा भी एक है, दूधी, शेर, ये सब नदियों के नाम है, ठीक है। तो ये नदियां क्या हो रही है, बाएं मतलब नीचे से आकर क्या मिल रही है, नर्मदा नदी में समाहित हो रही है, ठीक है। तो ये नदियों को हमको, ये जो सहायक नदियां हैं इनको हमको थोड़े से अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारी नदियां हो गई है सहायक नदियां। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन से जिलों में बहती है, कौन कौन से शहर में प्रवाहित होती है, कौन कौन से शहर को टच करती है। तो मैं आपको देखो थोड़ा मैप में बता देती हूँ कि आप देखेंगे कि सबसे पहले तो अनूपपुर से निकल रही है ये नदी, तो अनूपपुर तो है ही, तो लिख लेंगे अनूपपुर। इसमें कौन कौन से जिले हैं, ठीक है, आप लिख लेंगे। तो सबसे पहले तो अनूपपुर से तो ये इसका उद्गम हो रहा है, तो अनूपपुर।
अनूपपुर के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से आपको यहाँ मंडला दिखेगा। मंडला जो आप देखेंगे प्रायद्वीप, मतलब प्रायद्वीप किसे कहा जाता है कि जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, तीन ओर से जो पानी से घिरा क्षेत्र होता है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि जो नर्मदा नदी निकलती है तो मंडला में इस तरीके से प्रवाहित होती है। तो जो आप मंडला शहर जो देखेंगे मंडला, तो वो इस तरीके से आपको प्रायद्वीप में दिखाई देगा, मतलब तीन ओर से पानी से घिरा हुआ दिखाई देगा। आप देख रहे हैं आपको इधर भी पानी से, पूर्व तरफ भी, नीचे भी, और इधर पश्चिम वाले साइड में भी। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये प्रायद्वीप की तरह हमको यहाँ पर मंडला दिखाई देता है। ठीक है, तो आप देखेंगे अनूपपुर से निकल के कहा जाती है ये मंडला। मंडला के आप आगे आएंगे, आपको मैप सामने रखना है और मैप में देख के ही पढ़ना है। ठीक है, अब मंडला के जब आप आगे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, थोड़ा डिंडोरी में थोड़ी प्रवाहित होगी ये। ठीक है, आप मंडला के बाद डिंडोरी आएंगे और फिर डिंडोरी से थोड़े आगे आएंगे तो आपको मिलेगा जबलपुर, नरसिंहपुर। क्या मिलेगा, जबलपुर मिलेगा। और जबलपुर के पास ही आप देखेंगे आपको नरसिंहपुर भी मिलेगा, जबलपुर, नरसिंहपुर। फिर उसके बाद क्या होगी, ये रायसेन में थोड़ी सी प्रवाहित होगी, होशंगाबाद में, रायसेन में, रायसेन को हल्का सा टच करेगी। उसके बाद आप देखेंगे होशंगाबाद, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, हरदा देखने को मिलेगा। होशंगाबाद का नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया गया है, तो आपको लिखना है नर्मदापुरम। उसके बाद हम देखेंगे नर्मदापुरम के आगे आपको यहाँ पर हरदा देखने को मिलेगा। हरदा से आप आगे आएंगे तो आपको यहाँ खंडवा देखने को मिलेगा। खंडवा के बाद आपको खरगोन देखने को मिलेगा। खंडवा मतलब पूर्वी निमाड़ और खरगोन मतलब पश्चिमी निमाड़। ठीक है, अगर ऐसा भी आ जाता है पूर्वी निमाड़ पश्चिमी निमाड़ तो आपको याद रखना है। ठीक है, खंडवा मतलब पूर्वी निमाड़ और खरगोन मतलब पश्चिमी निमाड़, क्योंकि आप मैप में जब देखेंगे तो आपको खंडवा इधर दिखेगा। तो ये कौन सा वाला क्षेत्र है, पूर्वी वाला भाग है, तो पूर्वी निमाड़, और आपको खरगोन इधर देखने को मिलेगा, तो इसलिए ये क्या है, पश्चिमी निमाड़ हो जाएगा। ठीक है, तो निमाड़ में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, ये क्या है, निमाड़ है। ठीक है, तो अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा, खरगोन। उसके बाद धार में प्रवाहित होगी, थोड़ा सा सीहोर में भी टच करती है ये। ठीक है, रायसेन के बाद थोड़ा सीहोर भी लगती है ये, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कि सीहोर में, मतलब इसकी सहायक नदियां भी आकर मिलती है ना, नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा, खरगोन। उसके बाद आप देखेंगे धार, धार और देवास में भी थोड़ा सा टच करती है ये। उसके बाद बड़वानी और अलीराजपुर, और फिर कहाँ चले जाती है ये, महाराष्ट्र में, बड़वानी और अलीराजपुर। तो देखेंगे आप कि लगभग 15 जिले, मध्य प्रदेश के 15 जिलों से प्रवाहित होती है नर्मदा नदी। तो 15 जिले हम देख लेते हैं। अनूपपुर, सबसे पहले अनूपपुर से निकलती है ये। उसके बाद यहाँ जाती है मंडला। ठीक है, मंडला के बाद जाती है डिंडोरी, डिंडोरी के बाद जाती है आगे, आप मैप में देखते जाएंगे, जबलपुर, जबलपुर के बाद नरसिंहपुर, रायसेन। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 सीहोर, 8 नर्मदापुरम, 9 हरदा, 10 खंडवा, 11 खरगोन, 12 धार, 13 देवास, 14 बड़वानी और 15 अलीराजपुर। तो क्या होती है, 15 जिलों से क्या होती है, ये प्रवाहित होती है। इसके बाद अगर हम शहरों की भी बात करें तो आप देखेंगे कौन कौन से नगर, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको बड़वा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर भेड़ाघाट आपको देखने को मिलेगा जबलपुर के पास। तो ये जो छोटे छोटे शहर है वो क्या, नर्मदा किनारे, महेश्वर आपको देखने को मिलेगा नर्मदा किनारे। ठीक है, तो ये सब हम चीजें हमको क्या करनी है, याद रखना है। तो हमने जिले लिख लिए, सहायक नदियां लिख ली, अपहार क्षेत्र लिख लिया। अब आप देख लें कि इसका जो समापन है वो कहाँ होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के बाद ये कहाँ जाती है, महाराष्ट्र में। ठीक है, लगभग 2% महाराष्ट्र में रहती है और उसके बाद गुजरात में जाती है। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसका समापन कहाँ होता है। समापन आप डाल के लिखेंगे कि नर्मदा नदी का समापन कहाँ पर हो जाता है। तो हम देखेंगे कि गुजरात में, गुजरात में इस तरीके से प्रवाहित होगी, यहाँ महाराष्ट्र को हल्का सा टच करेगी, इस तरीके से प्रवाहित होगी। और आप देखेंगे कि इस तरीके से आपको मिलेगा मैप, इस तरीके से यहाँ पर आपको खंबात की खाड़ी मिलेगी। ठीक है, तो खंबात की खाड़ी में जाकर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसका समापन कहाँ होगा, तो गुजरात के भड़ोच में, गुजरात के भड़ोच में खंबात की खाड़ी, कहाँ पर, खंबात की खाड़ी में, मतलब खंबात की खाड़ी मतलब अरब सागर। आप देखेंगे खाड़ी किसे कहा जाता है कि आप देखेंगे यहाँ पर पूरा सागर है। आप जैसे मैं आपको इंडिया का मैप थोड़ा सा बना के बता दूं कि क्या होता है खाड़ी।
तो देखिए इस तरीके से आपको मैप है इंडिया का। आप देखेंगे इधर आपको अरब सागर देखने को मिलेगा, ठीक है, अरब सागर है। और उधर आपको इधर वाले जो एरिया है यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, बंगाल की खाड़ी। तो आप देखेंगे कि जो सागर का पानी है, जो सागर का पानी है वो क्या होगा, ये जो आप देखेंगे यहाँ छोटा सा क्षेत्र आपको दिख रहा है खाली, तो यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है, खाड़ी बन जाता है, ठीक है। तो इसे क्या नाम दिया गया है, खंबात की खाड़ी, ठीक है। तो यह खंबात की खाड़ी में इस तरीके से नर्मदा नदी आ रही है एमपी से बहते हुए महाराष्ट्र, और फिर इस तरीके से खंबात की खाड़ी में जाती है। खंबात की खाड़ी में जा रही है मतलब नीचे क्या है, अरब सागर है, मतलब कहाँ मिल रही है ये, अरब सागर में मिल रही है, ठीक है। तो लिख लेंगे आप अरब सागर में मिल जाती है। अगला हमारा क्या हो गया, इसका समापन हो गया है। अब हम देख लेते हैं कि इस पे कौन कौन से जलप्रपात बने हुए हैं। तो जलप्रपात लिखेंगे आप फटाफट से कि क्या क्या जलप्रपात बने हुए हैं इस पे। तो जलप्रपात डाल के लिखेंगे कि आप जब यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा कपिल धारा, यहीं पर आपको अमरकंटक में ही देखने को मिलेगा कपिल धारा जलप्रपात और दुग्ध धारा जलप्रपात, कपिल धारा और दुग्ध धारा जलप्रपात। तो आप लिखेंगे जलप्रपात कौन कौन से बने हुए हैं इस पर, लिखेंगे जलप्रपात। तो जलप्रपात में हम लिखेंगे कपिल धारा और दुग्ध धारा, कौन कौन सा, कपिल धारा और दुग्ध धारा। तो लिखेंगे कपिल धारा और दुग्ध धारा, ये दोनों कहाँ आपको मिलेंगे, अमरकंटक अनूपपुर में मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप और आगे आएंगे तो आपको जबलपुर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ जबलपुर में कौन सा जलप्रपात बनाती है, धुआंधार जलप्रपात बनाती है, ठीक है, धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात। कहाँ पर आपको ये मिलेगा, तो लिख लेंगे कहाँ पर, जबलपुर में, जबलपुर के भेड़ाघाट में। आपने नाम सुना भी होगा इसका कि भेड़ाघाट जलप्रपात, ठीक है, वो यही है। उसके बाद हम आगे जाएंगे, इससे आगे जाएंगे तो हमको सहस्त्रधारा सबसे पहले तो बड़वाह में मिलेगा, खरगोन के बड़वाह में आपको यहाँ खरगोन देखने को मिलेगा, और खरगोन के बड़वाह में और महेश्वर में भी। तो खंडो दर्दी और मंदार मिलेगा कहाँ पर, खरगोन के बड़वाह में, दर्दी जलप्रपात और कौन सा जलप्रपात, हमारा मंदार जलप्रपात। ये दोनों आपको कहाँ मिलेंगे, बड़वाह में मिलेंगे। और बड़वाह कहाँ पर है, तो बड़वाह है कहाँ पर, खरगोन में, खरगोन जिले में, ठीक है। उसके बाद आपको महेश्वर में एक जलप्रपात मिलेगा, ठीक है, महेश्वर, महेश्वर जलप्रपात। और ये आपको कहाँ मिलेगा, ये भी खरगोन जिले में मिलेगा, ठीक है, महेश्वर में। कहाँ पर, ये दोनों ही कहाँ मिलेंगे, ये भी और ये भी कहाँ पर, खरगोन में, ठीक है। ये बड़वाह भी जो है वो भी कहाँ पर आता है, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे जलप्रपात। तो लगभग लगभग हमारी नर्मदा नदी जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। इस पे जो परियोजनाएं चल रही है वो पढ़ना बाकी है, और जो छोटी नदियां है वो पढ़ना बाकी है। तो कल की क्लास में हम इसके जो भी परियोजनाएं हैं वो पूरा मैप में आपको अच्छे से बता दूंगी। उसके बाद हम जो भी छोटी नदियां बची है उसको हम क्या कर लेंगे, डिटेल में थोड़ा पढ़ लेंगे। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है अगर, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट तो जरूर करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरा जो पढ़ाई मतलब जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सही मतलब है, अच्छे से पढ़ा रही हूँ कि नहीं। तो कमेंट्स करना जरूरी है, तो आप प्लीज कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं, ठीक है, कि आपको क्लास कैसी लग रही है। तो कल हम जो है हमारा नदियों का टॉपिक जो है वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं जल्दी से सोच रही हूँ कि आपके लिए हिस्ट्री की जो मध्य प्रदेश का इतिहास है वो भी लेकर आऊं, ठीक है, डिटेल में। तो या तो हम ये करेंगे कि नदियां खत्म होने के बाद हम हिस्ट्री पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। क्लास देखने के लिए आपका थैंक यू।